नमस्कार साथियों, आरएस गुरुजी पर आप सब लोगों का स्वागत है। साथियों, आज के सेशन में हम आरबीएससी किताबें हैं उनकी समरी प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम क्लास 9 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा इसको प्रारंभ करेंगे और इसके तहत हम इसके पहले अध्याय को 1857 की क्रांति पढ़ने की कोशिश करेंगे। वहां से हम कुछ समरी निकालेंगे, कुछ प्रश्नों के उत्तरों की तलाश करेंगे जो हमारी प्रिलिमिनरी और मुख्य परीक्षा के अंदर काफी हेल्प करेंगे। तो आइए आज के सेशन में हम पहले अध्याय को शुरू करते हैं और जो अध्याय है हमारा वो है 1857 की क्रांति। साथियों, 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि अगर हम देखें तो उससे पहले हमें उन तमाम स्थितियों को जानना है, उन तमाम सरकमस्टेंसेस को जानना है जिसकी वजह से क्रांति का प्रादुर्भाव हुआ। तो देखिए, सबसे पहले हम ये देखें कि जैसे ही मुगल साम्राज्य का पतन होता है और उसके बाद में मराठाओं का उदय होता है और मराठाओं का उदय राजस्थान को किस प्रकार प्रभावित करता है, इस संदर्भ को हम जानना चाहेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा राजस्थान में मराठाओं का प्रभाव। राजस्थान में मराठा प्रभाव। यहां से काफी प्रश्न आपसे प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहती है। मुख्य परीक्षा में भी काफी सवाल यहां से हमें देखने को मिलते हैं। तो राजस्थान में मराठा प्रभाव। अब मराठाओं का जो प्रभाव राजस्थान में हमें देखना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें इसकी पृष्ठभूमि को जानना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसको हम समझते हैं। साथियों, जैसे आप लोगों को पता है कि मुगल साम्राज्य का पतन हो चुका था। तो मुगल साम्राज्य का जब पतन हुआ, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ और मुगल साम्राज्य के पतन के बाद हम देखेंगे कि संपूर्ण भारत के अंदर अराजकता उत्पन्न हुई और अराजकता की वजह से अवसर मिल गया किसको? मराठों को। तो आप ये कहेंगे कि मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न अराजकता और उस अराजकता का फायदा उठाया किसने? मराठाओं ने। तो अब कहेंगे कि मुगल साम्राज्य का पतन और मुगल साम्राज्य के पतन से उत्पन्न अराजकता से मराठा प्रभाव बढ़ा। मराठा प्रभाव बढ़ा। अब मराठाओं का जैसे प्रभाव बढ़ा तो आप देखेंगे कि मराठाओं का सर्वाधिक प्रभाव सबसे पहले आप देखेंगे दक्षिणी भारत में। कहां पर? दक्षिणी भारत में। और दक्षिणी भारत के बाद वो मालवा और गुजरात तक पहुंच गए। कहां तक? मालवा व गुजरात। तो हमने देखा कि जैसे ही दिल्ली सतह, जो दिल्ली ताज होता है, वहां पर मुगलों का साम्राज्य समाप्त होता है, उनका पतन होता है, उसकी वजह से केंद्रीय सत्ता का अभाव होता है और संपूर्ण भारत के अंदर अराजकता पैदा हो जाती है। इसी अराजकता का फायदा उठाकर मुगल अपना साम्राज्य विस्तार करते हैं, अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले वो दक्षिणी भारत में अपना प्रभाव बढ़ाते हुए मालवा गुजरात तक पहुंच जाते हैं। और आप जानते हैं, मालवा और गुजरात तक पहुंचने के कारण राजस्थान के अंदर मराठाओं का प्रवेश सहज हो जाता है। तो आप यहां पर एक बात समझ लें, राजस्थान में प्रवेश सहज हो जाता है। किसका? मराठाओं का। राजस्थान में प्रवेश सहज। कहने का मतलब यह हुआ कि जब वो मालवा गुजरात तक आ जाते हैं तो अब राजस्थान में प्रवेश करना उनके लिए आसान हो जाता है। यहां तक की बात समझ में आई होगी। अब मराठाओं का एक आपको बात और समझनी है कि उनका मूल उद्देश्य होता है धन जुटाना। मूल उद्देश्य क्या होता है? धन जुटाना। तो आप इस बात को समझें कि उनका जो ऑब्जेक्टिव है
वो है लूट से धन, लूट से धन प्राप्ति, लूट से धन प्राप्ति, ये आपको पता होना चाहिए। अब लूट से धन प्राप्ति है, ऐसा क्या कारण है कि ये लगातार लूटपाट ही कर रहे हैं, ऐसा क्या रीजन है, इसको भी हम आगे समझेंगे, जिससे हम ये समझ पाएंगे कि मराठाओं का ये जो ऑब्जेक्टिव है कि लगातार वो अपना धन प्राप्त करें, तो इसका रीजन है कि साहू और जो ताराबाई है, ये कारण क्या था कि मराठाओं के अंदर ही आप देखेंगे तो आपसी कलह देखेंगे, तो इसमें एक तो है साहू व ताराबाई। इनके आपसी संघर्ष से आपसी संघर्ष से मराठा राजकोष खाली हो गया था, याद रखना। तो ये धन लूटपाट क्यों कर रहे हैं, धन प्राप्ति के लिए लूटपाट क्यों कर रहे हैं, तो आप कहेंगे कि साहू और ताराबाई के बीच में हम लोग आपसी संघर्ष देखेंगे, जिसकी वजह से मराठाओं का जो राजकोष है वो क्या हो गया था, खाली हो गया था। इसके लिए क्या किया कि जो साहू है, तो साहू ने पेशवा बाजीराव से कह दिया कि भाई पैसे की व्यवस्था करो। पेशवा बाजीराव को मुगल क्षेत्र से चौथ वसूली का आदेश दिया। तो साहू ने पेशवा बाजीराव से कहा कि जाइए और जहां जहां मुगल सत्ता थी, क्योंकि मुगल अब लगातार पतन की ओर हैं, उनका इतना प्रभाव नहीं है, तो उन इलाकों में जाइए, वहां से आप चौथ वसूली कीजिएगा। अब इतना आदेश पाकर पेशवा बाजीराव निकल पड़ता है लूटपाट के लिए, तो तमाम मराठा सेना है वो धन एकत्रित करने में लग जाती है। तो ये बैकग्राउंड तो आपको समझ में आया होगा इतना सा। तो हमने देखा कि राजस्थान में जो प्रवेश होता है वो किस प्रकार है। तो हम सबसे पहले शुरुआत ये करें कि मुगल साम्राज्य का पतन हो रहा था, जिसकी वजह से संपूर्ण भारत में केंद्रीय सत्ता का अभाव था, और इस अभाव का, इस अराजकता का पूरा फायदा उठाते हैं मराठा, और मराठा अपना प्रभाव क्षेत्र दक्षिणी भारत से बढ़ाते हुए मालवा गुजरात तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप देखेंगे कि मालवा और गुजरात तक पहुंचना, इसका मतलब है राजस्थान में प्रवेश उनको सहजता से मिल जाएगा। और यहां पर साथ ही एक बात और हमें समझनी है कि मराठाओं का मूल उद्देश्य लूट से धन प्राप्ति था, और ये कारण क्या कि वो लूट क्यों कर रहे थे, तो आपको पता होगा साहू और ताराबाई की आपसी संघर्ष से मराठा राजकोष खाली हो गया था। इसलिए साहू ने पेशवा बाजीराव से कहा कि मुगल क्षेत्रों से आप चौथ वसूली प्रारंभ कर दीजिए। तो इसके लिए मराठा सेना है वो धन एकत्रित करने में लग जाती है। तो ये तो आपको बेसिक बात समझ में आई यहां तक। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इस क्रम में सबसे पहले आप देखेंगे मई 1711, मई 1711 में पहली बार, प्रथम बार मराठा का आक्रमण होता है मंदसौर। कहां पर है, मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में, मेवाड़ी क्षेत्र में। तो राजस्थान में पहली बार मराठाओं का आक्रमण हम कहीं देखते हैं, तो देखते हैं 1711 में, और वो कहां पर है, मंदसौर के निकट जो मेवाड़ी क्षेत्र है वहां पर इनका हम सबसे पहला आक्रमण देखते हैं। अब देखिए मेवाड़ी क्षेत्र उस वक्त आप देखेंगे तो उदयपुर, और उदयपुर में उस टाइम पे शासन होता है महाराणा संग्राम सिंह का, महाराणा संग्राम सिंह।
लगे हाथ ये देख लें कि दिल्ली में कौन बैठा उस वक्त। तो अगर दिल्ली में देखें उस वक्त, तो दिल्ली के अंदर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह है। तो दिल्ली में जो शासन होता है वो होता है मोहम्मद शाह का, मोहम्मद शाह। और साथ में आप ये भी देख लें कि उस टाइम पे जयपुर में कौन था। तो जयपुर में उस टाइम पे शासन होता है जय सिंह का। जय सिंह का। तो पहली बार जब राजस्थान में मराठाओं का आक्रमण होता है मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में, तो उस वक्त हम राजस्थान और दिल्ली की स्थिति देखें तो मंदसौर मतलब उदयपुर, तो उदयपुर में उस टाइम पे शासन कर रहे होते संग्राम सिंह, जयपुर में शासन कर रहे होते जय सिंह, और दिल्ली में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह का शासन चल रहा होता है। तो अगर आपसे एक फैक्चुअल डेटा पूछा जाए कि मराठाओं का पहला आक्रमण राजस्थान में कहां और कब हुआ, तो आपका जवाब होगा मई 1711 में पहली बार मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र में देखा जाता है। और उस टाइम पे वहां का जो शासन व्यवस्था की बागडोर है वो संग्राम सिंह जी के हाथों में होती है। तो ये बात थी 1711 की। अब इसके बाद आगे की बात अगर हम करें तो 1711 के बाद में 1724 आता है, और 1724 में आप देखेंगे लगातार मराठा आक्रमण बढ़ता है। तो 1724 के दौर में आप देखेंगे कि लगातार मराठा राजस्थान के ऊपर क्या कर रहे होते हैं, आक्रमण कर रहे होते हैं। और 1734 में पहली बार एक ऐसी घटना देखने को मिलती है कि मराठाओं को खुद ब खुद राजस्थान के राजा आपस में बुला रहे होते हैं। तो आंतरिक मामलों में ये हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। तो 1734 की घटनाक्रम को अगर थोड़ा सा समझे तो आप यहां देखेंगे कि राजस्थान के शासकों में आपसी संघर्ष होता है, और उस आपसी संघर्ष में वो विजय पाने के लिए मराठाओं को खुद ब खुद आमंत्रित करते हैं अपने सहयोग के लिए, सत्ता प्राप्ति के लिए। इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ये समझें कि बूंदी, जो बूंदी रियासत थी, बूंदी रियासत के अंदर शासक थे दलेल सिंह। कौन थे? दलेल सिंह। और आप देखेंगे कि जो दलेल सिंह शासन कर रहे हैं, और साथ में बुद्ध सिंह जो राजा हैं दिल्ली के, सॉरी बूंदी के, बुद्ध सिंह। तो दलेल सिंह और बुद्ध सिंह, इनके बीच में आंतरिक संघर्ष है सत्ता को लेकर। आंतरिक संघर्ष है, इस संघर्ष को हम अलग से पढ़ाएंगे, आपको समझाएंगे। इस आंतरिक संघर्ष में मराठों को आमंत्रित किया जाता है। तो मराठों को आमंत्रण दिया जाता है। तो ये घटना पहली बार आप देखेंगे कि बुद्ध सिंह है वो सहारा लेता है किसका? मराठों का। तो आप ये समझे यहां पे कि बुद्ध सिंह सत्ता हस्तांतरण के लिए मराठा सहयोग लेता है, और दलेल सिंह को गद्दी से हटा देता है। ये पहली वो घटना थी जिसमें मराठाओं को आमंत्रित किया गया सहयोग के लिए। और ऐसी घटना केवल बूंदी में नहीं, बूंदी के अलावा आप देखेंगे तो ये जोधपुर में भी ऐसी घटना होती है। जोधपुर में देखेंगे जोधपुरी संघर्ष है। इसके अलावा जयपुर में आप ये देखेंगे। ठीक है, तो इन
बूंदी, जोधपुर, जयपुर, इन रियासतों में भी मराठाओं का प्रवेश इसी प्रकार होता है। मराठा प्रवेश इसी प्रकार कि आपसी संघर्ष में सत्ता हथियाने के लिए मराठाओं का सहयोग लिया जाना, यह भी एक घटनाक्रम था। अब इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम है मराठाओं का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। मराठों का हस्तक्षेप बढ़ा है यहां पर। और साथ में आप ये देखेंगे कि 1735 में मालवा पर मराठा अधिकार हो जाता है। आप बताइए, देखिए जरा इसका रिजल्ट क्या हुआ, बात को समझिए थोड़ा। हमने देखा कि मराठा है वो धन लूट के लिए इधर उधर भटकते भटकते दक्षिणी भारत से लेकर वो गुजरात मालवा तक आते हैं और पहली बार 1711 के अंदर वो मंदसौर के निकट मेवाड़ी क्षेत्र पर आक्रमण करते हैं। उसके बाद में लगातार मराठों का आक्रमण होता रहता है और 1734 में एक ऐसा समय आ जाता है जब राजस्थान के शासक खुद मराठाओं को सत्ता हथियाने के लिए आमंत्रित करते हैं कि आप उनका सहयोग कीजिए और उन्हें सत्ता दिलाइए, उसके बदले में आपको धन दिया जाएगा। अब यही घटनाक्रम देखेंगे तो बूंदी के शासक दलेल सिंह हैं, उनके और बुद्ध सिंह के बीच में संघर्ष लगातार जारी है। तो बुद्ध सिंह मराठाओं से सहयोग मांगते हैं और दलेल सिंह को सत्ता से हटाकर खुद सत्ता को हथिया लेते हैं और इसके बदले मराठाओं को धनराशि देते हैं। अब बूंदी से प्रभावित होकर जोधपुर और जयपुर रियासत में भी मराठाओं का इसी प्रकार प्रवेश होता है। इससे होगा क्या? इससे यह होगा कि मराठाओं का हस्तक्षेप लगातार बढ़ता जाएगा और जिसका परिणाम हम ये देखते हैं कि 1735 में मालवा पर मराठाओं का अधिकार हो जाता है। यह घटना आपको यहां तक समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा और समझने की जरूरत है कि मालवा के सूबेदार थे सवाई जय सिंह और वो 1735 में हार चुके हैं मराठाओं से। बात समझ में आई? अब एक शासक की भूमिका, पहले कैसे थे? लुटेरे थे। अब वो कहीं आप देखेंगे कि मालवा पर अधिकार कर लेते हैं तो अपनी शासन व्यवस्था प्रारंभ करते हैं राजस्थान के अंदर और आसपास के इलाकों से वो चौथ वसूली और विभिन्न प्रकार के कर लगाते हैं। तो अगला पॉइंट आप देखें, मराठा द्वारा कर वसूली। कर वसूली तो देखिए आपने अभी भी समझा था कि साहू का आदेश पाकर पेशवा बाजीराव है वो राजस्थान में चौथ और जो सरदेश मुखी है वो वसूल करता है। साहू के आदेश से पेशवा बाजीराव राजस्थान से जो कर वसूलता है तो वो कौन कौन से कर हैं? तो एक है चौथ और दूसरा है सरदेश मुखी। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो चौथ वसूली और सरदेश मुखी है वो यहां पर वसूल की जाती है। मराठों के लगातार प्रभाव के बढ़ने से यहां के शासक राजनीतिक तौर पे बड़े कमजोर होते जाते हैं और सत्ता में बने रहने के लिए उन्हें अपने प्रभाव को बढ़ाना जरूरी था। इसके लिए अब वो प्रयास करेंगे कि कैसे भी हमें मराठाओं से मुक्ति मिले। तो अब पहली बार देखेंगे कि मराठा प्रभाव पर नियंत्रण का प्रयास।
नियंत्रण का प्रयास। अब मराठा प्रभाव पर नियंत्रण पाना चाहते हैं राजस्थान के शासक। तो देखो, मराठाओं से मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले तो ये लोग धन का सहारा लेते हैं और कहते हैं कि धन ले लीजिएगा और हमें हमारी सत्ता वापस दे दीजिएगा, आप जाइए, आपने हमारा सहयोग किया, धनराशि ले लीजिएगा। लेकिन हम देखेंगे कि धन लेने के बाद भी मराठा ने मालवा खाली नहीं किया। तो आपको ये बात समझ में आ गई कि मराठाओं का मूड अब चेंज हो चुका है, अब वो एक शासक की भूमिका निभाना चाह रहे हैं यहां पे। तो धन वसूली के बावजूद भी, धन देने के बावजूद भी मराठा ने मालवा को खाली नहीं किया, तो अब शक्ति का प्रयोग प्रारंभ करना चाहते हैं राजस्थान के शासक। तो आप यहां से समझें, धन के बजाय शक्ति प्रयोग मराठाओं के खिलाफ। के विरुद्ध। तो मराठा शक्ति पर नियंत्रण पाने के लिए पहले वो धन का सहारा लेते हैं और धन देने के बाद भी मालवा जैसी रियासत को मराठा खाली नहीं करते हैं। तो राजस्थान के राजाओं को ये समझ में आ जाता है कि अब शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा और शक्ति प्रयोग के लिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। तो इसके लिए राजस्थान के शासक चाहते हैं कि सबसे पहले एकजुट हुआ जाए और इसी का जो प्रयास है वो हम देखेंगे जुलाई 1734 के बाद। 34 में मेवाड़ है, और मेवाड़ का एक इलाका है हुरडा। तो हुरडा सम्मेलन हो जाता है कि सभी रियासतों को, अब यहां पे हुरडा सम्मेलन में जो रियासतें थी उनमें आप देखेंगे एक जयपुर रियासत है, इसके अलावा जोधपुर रियासत है, कोटा है, किशनगढ़ है, नागौर और बीकानेर। ये रियासतें एकत्रित होती हैं हुडा सम्मेलन में। अब हुडा सम्मेलन कब हुआ तो आप कहेंगे ये 17 जुलाई 17 जुलाई 1734 को, 1734 में हुआ है। हाँ, तो 1734 में यहां पर एक संधि पत्र होता है, सारे राजा एकत्रित होते हैं, वो एक संधि करते हैं और संधि पत्र जो होता है वो महत्वपूर्ण है। अब आपसे पूछा जा सकता है यहां पे कि हुडा सम्मेलन में जो संधि पत्र है उसकी प्रमुख शर्तें क्या हैं, तो यहां पे आप देखें संधि पत्र। इस संधि पत्र में कहा गया कि जब विपत्ति आएगी तो सभी राजा एक दूसरे में सहयोग करेंगे, तो विपत्ति सहयोग का वादा किया गया। दूसरा कि वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में सभा करेंगे और उस सभा में यह निश्चित करेंगे कि मराठाओं का प्रभाव कम करने के लिए हम किस तरह से उनसे संघर्ष करें। साथ ही ये कहा गया शत्रु को शरण व सहयोग नहीं, अगर किसी राजा का शत्रु है तो अन्य राजा भी उसे अपना शत्रु ही समझे
उसे अपने राज्य में शरण ना दें, उसे किसी तरह का सहयोग ना दें। तो अब तक हमने क्या देखा कि मराठा शक्ति के लगातार प्रभाव को बढ़ता जाता है और उस प्रभाव को कम करने के लिए पहली बार राजस्थान के अंदर यह प्रयास किया जाता है, जिसमें जयपुर, जोधपुर, कोटा, किशनगढ़, नागौर, बीकानेर रियासतें हैं, वो मेवाड़ के हुडा नामक स्थान पर एकत्रित होते हैं, वहां पर सभा करते हैं और एक संधि पत्र पारित करते हैं 17 जुलाई 1734 को। और जिस संधि पत्र की प्रमुख जो शर्तें थी वो ये थी कि विपत्ति में सभी एक दूसरे का सहयोग करें, ये वादा करें, और वर्षा ऋतु के बाद रामपुरा में एक सभा करेंगे जहां पर हम आगे के लिए दिशा निर्देश तय करेंगे और शत्रु को अपनी शरण में नहीं लेंगे और साथ ही उनको किसी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। तो ये योजना बड़ी अच्छी थी, लेकिन हुरडा सम्मेलन विफल रहा। अब हुरडा सम्मेलन की विफलता का कारण क्या था वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहां पर एक हेडिंग बना के हम समझ लेते हैं कि हुरडा सम्मेलन की विफलता। हुरडा सम्मेलन की विफलता। देखिए यहां पे आप देखेंगे तो जयपुर रियासत के उस टाइम पे राजा थे सवाई जय सिंह, और इन तमाम रियासतों में सबसे ज्यादा जो सफल, बुद्धिजीवी और सक्षम जो राजा था वो सवाई जय सिंह था। लेकिन हुडा सम्मेलन का जो अध्यक्ष बनाया गया, हुडा सम्मेलन के जो अध्यक्ष बने थे वो थे जगत सिंह। कौन थे साहब? जगत सिंह। अब बात यह है कि जगत सिंह और सवाई जय सिंह की आपस में सहमति नहीं थी। तो पहली बात तो यह समझना कि सबसे ताकतवर रियासत ही अध्यक्ष की बात से सहमत नहीं है, तो यह विफल तो होना ही था। तो आप यहां पे एक बिंदु लिखें, सवाई जय सिंह जगत सिंह से सहमत नहीं था, जगत सिंह से सहमत नहीं। पहला कारण यह बनता है। दूसरा आप यह कहें कि रियासतें आपस में द्वेष रखती थी, तो यह बिंदु बनाकर आप कह दें कि रियासती शासकों में आपसी द्वेष। तो रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, ये एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, आपस में ही कटु भाव था इनके बीच में। दूसरी बात, प्रतिभा संपन्न और कार्यशील नेतृत्व का अभाव था। प्रतिभा संपन्न एवं कार्यशील नेतृत्व का अभाव, नेतृत्व का अभाव। अब यहां पे कार्यशील नेतृत्व का अभाव का मतलब आप समझिए कि कोई भी रियासत है वो ये नहीं चाहती थी कि उसके निजी हित हैं वो सार्वजनिक हित से ज्यादा प्रभावी हो जाएं। सब अपने निजी हितों को साधने में लगे हुए थे। तो कोई भी शासक को अगर अध्यक्ष बनाया जाता तो इतना कार्यशील नहीं होता, इतना प्रभावकारी नहीं होता। ये बात भी आपको यहां समझनी है। इसके अलावा एक बिंदु और बना लें, रियासतों की जो स्वार्थी नीति हैं वो महत्वपूर्ण यहां पे हैं, वो भी एक बात यहां पर अपना एक इंपैक्ट अपना यहां पर निभाती हैं। तो आप यहां लिखें, रियासतों की स्वार्थी नीतियां एवं कार्य, कि सब रियासतें अपने स्वार्थ को सिद्ध करने में लगी हुई थी और सार्वजनिक हित के लिए स्वार्थों को त्यागने के लिए तैयार नहीं थी। तो आप ये बिंदु भी लिख दें, सार्वजनिक हित के लिए
स्वार्थों को त्यागने हेतु तैयार नहीं। तो ये तमाम आप कारण देखेंगे कि हुडा सम्मेलन है वो फेल क्यों हुआ, विफल क्यों हुआ। तो एक बात, छोटा सी बात वापस इसको समझते हैं कि हुडा सम्मेलन में तो ये बात तय हुई थी कि हम मराठाओं का भरपूर जोर से विरोध करेंगे, उनकी शक्ति को हमें नियंत्रण करना है। ये तमाम बातें वहां पर हुई कि रामपुरा में सम्मेलन होगा, वहां सब मिलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। इसके पीछे का मुख्य कारण ये था कि हुडा सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे जगत सिंह, और उस दौर की सबसे ताकतवर रियासत जयपुर, उसके जो शासक थे जय सिंह, तो जगत सिंह और जय सिंह के बीच में आपसी सहमति नहीं थी कभी, उनमें आपस में मनमुटाव था। तो पहला बिंदु तो यही बनाए कि सवाई जय सिंह और जगत सिंह में सहमति नहीं थी, तो सवाई जय सिंह है वो जगत सिंह से सहमत नहीं थे। दूसरा, रियासती शासकों में आपसी द्वेष था, ये एक दूसरे के प्रति मनमुटाव रखते थे, ईर्ष्या रखते थे, जलन की भावना थी, कहीं प्रतिद्वंदी समझते थे एक दूसरे को, तो कभी वो एकजुट हो ही नहीं पाए, कभी उनका मन माना ही नहीं कि एक साथ भी हम आ सकते हैं और एक साथ होकर हम मराठाओं का विरोध करें तो हमें सफलता मिले, ऐसा कभी सोच ही नहीं पाए, वो अपने निजी स्वार्थों से बाहर निकल ही नहीं पाए। साथ ही हम ये देखेंगे कि प्रतिभा संपन्न और कार्यशील नेतृत्व का अभाव था। तो यहां पे आप देखें कि इनमें कोई भी शासक ऐसा नहीं था जो इतना प्रतिभावान हो और इतना कार्यशील नेतृत्व उसका हो कि वो सबको एक साथ ले आए, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो आप ये कहेंगे प्रतिभा संपन्न और कार्यशील नेतृत्व का अभाव यहां को देखने को मिलेगा। इसके अलावा रियासतें हैं वो अपने निजी स्वार्थों में ही लगी थी। साथ ही आप देखेंगे तो इन तमाम बातों से ये निकल के आता है कि कोई भी रियासत है वो सार्वजनिक हित के लिए अपने जो स्वार्थ हैं उनको त्यागना नहीं चाहती थी। तो इन तमाम कारणों की वजह से हुडा सम्मेलन विफल रहा। यहां तक की बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे थोड़ा और चलते हैं। देखिए, तो ये तो होगी 1734 की बात। अब आगे का घटनाक्रम आता है 1735 का। 1735 में मुगल सम्राट और राजपूत शासकों की सेनाओं ने मराठाओं को खदेड़ना प्रारंभ तो किया, लेकिन वो असफल रहे। तो आप यहां से एक बिंदु बना लें कि 1735 में राजपूत प्लस मुगल ये साथ आए और इन्होंने विरोध किया किसका? मराठाओं का। पर परिणाम क्या रहा? असफल रहे। कौन असफल रहे? मुगल और राजपूत की जो संयुक्त सेना थी वो क्या रही? असफल रही। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो 1735 के बाद में आप देखेंगे अक्टूबर 1735, अक्टूबर 1735 में पेशवा है वो उत्तर भारत की यात्रा पर निकलता है। तो पेशवा की उत्तर भारत की यात्रा, अब ये यात्रा बड़े ही प्रभाव छोड़ती है। अक्टूबर 1735 में पेशवा है वो उत्तर भारत की यात्रा पर निकलता है। अब पेशवा जब उत्तर भारत की यात्रा पर निकल रहा है तो इसके प्रभाव आप अच्छे से समझ पाएंगे कि इन पे किन किन रियासतों ने उनकी आवभगत में अपने आप को लगा दिया। तो कहीं ना कहीं इनकी एकजुटता यहां पर खंडित होते नजर आती है। अब पेशवा की उत्तर भारत की यात्रा है, इस यात्रा के घटनाक्रम में पहला बिंदु आप ये देखें कि महाराजा जगत सिंह है वो उन्हें अपने रियासत में बुलाते हैं और महाराजा जगत सिंह के आतिथ्य को पेशवा स्वीकार कर लेते हैं। तो यहां पर पहला बिंदु बनाएं, महाराजा जगत सिंह के आतिथ्य को स्वीकार किया गया पेशवा द्वारा। तो आप लिखें महाराजा जगत सिंह
अतिथि बने। तो पेशवा यहां पर महाराजा जगत सिंह का अतिथि बनता है। साथ ही उपहार तथा चौथ पर यहां पर समझौता होता है। और इसका जो परिणाम आप देखेंगे वो ये है कि मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन जाते हैं राजस्थान के राजा। तो मुगलों को तो टैक्स दे ही रहे थे, तो आप कहेंगे मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन गए। अब बात को थोड़ा समझिए। हमने देखा कि 1735 तक लगातार संघर्ष रहता है मुगल और राजपूतों की संयुक्त सेना का मराठाओं के साथ। लेकिन इसमें राजपूत और मुगल जो संयुक्त सेना है वो विफल हो जाती है मराठाओं को हराने में, उनकी शक्ति, उनके प्रभाव को कम करने में। होता क्या है कि अक्टूबर 1735 में पेशवा की उत्तर भारत की यात्रा प्रारंभ होती है। पेशवा उत्तर भारत में भ्रमण के लिए निकला है। अब राजस्थान की तरफ जब वो आता है तो महाराजा जगत सिंह कहते हैं कि महाराज आप हमारे यहां पे आइए पेशवा साहब। तो महाराजा जगत सिंह के अतिथि बन जाते हैं पेशवा। अब किसी के यहां अतिथि बनना मतलब वहां पे कोई ना कोई समझौता, कोई ना कोई बातचीत उनके बीच में होगी। तो अब एक छोटा सा समझौता निकल के आता है कि उपहार और चौथ वसूली जो हो रही थी उन पर समझौता बनता है। और समझौता होता है कि रियासतों को हमें मतलब मराठाओं को देना पड़ेगा चौथ वसूली, सरदेश मुखी और उपहार। तो इसका परिणाम हम ये देखते हैं कि अब राजस्थान की जो रियासतें हैं जो पहले मुगलों के अधीन थी, मुगलों के नियंत्रण में थी, वो मुगलों को तो कर दे रही थी, अब उन्हें मराठों को भी कर देना पड़ेगा। तो हम इसका परिणाम ये देखते हैं कि पेशवा की उत्तर भारत यात्रा का परिणाम ये होता है कि मुगलों के साथ साथ मराठों के भी करदाता बन जाते हैं राजस्थान की रियासतें। यहां तक की बात समझ में आई है आप लोगों को? ठीक है। और इसी का परिणाम हम आगे और देखेंगे। जो 1738 के अंदर हम देखते हैं तो 1738 में दुराहस सराय की अपमानजनक संधि अब 1738 की जो संधि है ये बड़ी अपमानजनक संधि थी। अपमानजनक संधि का नाम इसलिए दिया गया है इसको क्योंकि कोई युद्ध नहीं हुआ, बिना युद्ध के ही मराठा हुकूमत के अधीनता स्वीकार करने की यहां बात है। तो मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध संधि करने के लिए विवश किया गया। तो यहां पे एक पॉइंट लिखें कि मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध संधि करनी पड़ी मराठाओं से। याद रखना, क्या लिखेंगे? मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध संधि करनी पड़ी। और इस संधि के तहत मराठों को मालवा की सूबेदारी प्लस
50 लाख रुपए की धनराशि ये दे दी। तो आप जरा ये बात को भी समझे कि 1738 में जो अपमानजनक संधि हुई है, इसमें मुगल सम्राट की ओर से निजाम को बिना युद्ध के संधि करनी पड़ रही है, तो यही एक अपमान की बात है। और इसका परिणाम यह है कि मराठों को मालवा की सूबेदारी मिलती है और साथ में 50 लाख रुपए की धनराशि भी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार आप ये देखें कि 1738 में एक घटनाक्रम ये है जिसमें मराठों के प्रभाव को हम और आगे बढ़ते हुए देखते हैं। और 1742 में मराठाओं का मारवाड़ पर प्रभाव बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो 38 के बाद में 1738 से लेकर 1742 का दौर देखेंगे, इसमें हम ये देखें कि लगातार मराठाओं का प्रभाव यहां पर हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। अब थोड़ा सा और हम आगे बढ़कर एक बात को और समझने की कोशिश करें। वो है कि एक बार फिर से प्रयत्न होता है और वो प्रयत्न है 1787। 1787 में राजपूतों ने संगठित होकर तुंगा नामक स्थान पर मराठों को परास्त करने की कोशिश की और परास्त किया। तो यहां पर आप लिखें तुंगा। नामक स्थान पर मराठों को परास्त किया गया। उसके बाद में 1791 में आप देखें तो लगातार मराठा शक्ति क्षीण हो जाती है। 1791 के बाद में मराठा शक्ति है वो लगातार क्या होती है, क्षीण हो जाती है और दक्षिणी भारत में अंग्रेज हैं वो हुकूमत ले लेते हैं। इस बात को थोड़ा समझें। 1791 के अंदर मराठा शक्ति क्षीण होती है और दक्षिणी भारत में अंग्रेज सत्ता। अब अंग्रेज हुकूमत का प्रभाव बढ़ता है तो कहीं ना कहीं राजस्थान की रियासतें अब अंग्रेजों की तरफ आकर्षित होंगी, क्योंकि वो चाहेंगी कि मराठाओं का प्रभाव बिल्कुल खत्म हो जाए। तो हमने देखा कि मराठाओं का प्रवेश कैसे हुआ और मराठाओं के प्रभाव को कम करने के लिए अब अंग्रेजों का प्रवेश किस तरह से होता है राजस्थान में, इस बात को हम समझें। लेकिन उससे पहले कुछ क्वेश्चन हमें यहां से समझने हैं। आइए उन प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए, पहला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, हुडा सम्मेलन क्या है, समझाएं। तो आपसे पहला प्रश्न पूछा जाए, सवाल पूछा जाए, हुडा सम्मेलन क्या है, इसको बताएं। तो हुडा सम्मेलन के बारे में जानें। दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि मराठों द्वारा वसूल किए गए कर कौन से हैं। मराठों द्वारा वसूल कर ये कौन कौन से हैं, ये बताएं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि पेशवा की राजस्थान यात्रा का परिणाम बताएं या पेशवा की उत्तर भारत यात्रा का परिणाम बताएं। पेशवा की उत्तर भारत की यात्रा का परिणाम क्या है, ये बताएं। 4 नंबर क्वेश्चन आपसे जो बन सकता है वो ये है कि राजपूत रियासतों के असंगठित होने के प्रमुख कारण क्या थे। राजपूत रियासतों के असंगठित होने के कारण क्या थे।
कि रियासतें असंगठित क्यों थी, कभी एक साथ क्यों नहीं आ पाई। 5वें नंबर पे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि राजस्थान में मराठाओं का विरोध का प्रयास कौन कौन से किए गए। 5वां क्वेश्चन है, राजस्थान में मराठा या मराठों का विरोध के प्रयास कौन कौन से। इन प्रश्नों को हम तलाशें तो हमें ये चीजें समझ में और अच्छे से निकल कर आएंगी। तो देखो, राजस्थान में अगर मराठों के विरोध के प्रयास देखें तो हुरडा सम्मेलन देखते हैं जो 17 जुलाई 1734 को होता है। उसके बाद में हम ये देखेंगे कि मुगल सेना और राजपूत सेना वर्सेस मराठा होता है, वो 1735 में होता है। और 1787 में तुंगा का जो युद्ध होता है, वो तमाम बातें आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अब सवाल जो बड़े आपसे और पूछे जा सकते हैं वो कौन कौन से हैं, उन पे भी हम बात करें। जैसे एक सवाल आप लोग तैयार करें कि राजस्थान पर मराठा आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे। तो ये आपका एक छोटा सा होमवर्क हो जाएगा यहां से, जो कल के सेशन में मैं आपको जवाब देने वाला हूं इन तमाम सवालों के। तो क्वेश्चन ऑफ द डे आपको जो तैयार करना है वो है, राजस्थान पर मराठा आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए। और इसकी जो शब्द सीमा है वो 100 शब्द होंगे। ठीक, ये आपका क्वेश्चन है जो आप तैयार करें। राजस्थान पर मराठा आक्रमण के प्रमुख कारण बताइए, शब्द सीमा आपको रखनी है 100 तक। ठीक, तो आज के लिए काफी है इतना। धन्यवाद। ये सीरीज लगातार जारी रहेगी, धीरे धीरे हम छोटे छोटे पॉइंटों से आगे गुजरेंगे, चीजें हमें समझते आती रहेंगी। ये केवल आप लोगों का बेसिक तैयार कर देगा, जिससे आप लोग समझ पाएंगे कि किस तरह के सब प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों के जवाब लिखते वक्त हम किस तरह के तथ्यों का इस्तेमाल करें। मेरी भी शुरुआत है, तो मैं भी आप लोगों के साथ साथ जुड़कर इन चीजों को समझ रहा हूँ। कोई चीज नहीं समझ में आए तो मुझे बताएं, कोई कमी लगे तो उसके बारे में भी अवगत कराएं। और प्रयास लगातार जारी रहेगा, हम और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे और बेहतर करेंगे और बेहतरीन की ओर बढ़ते ही रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।